डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर का हम लोग चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे हैं और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नर्व इम्पल्स का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में और उसको कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने मुकम्मल कर लिया था। अब इसके बाद जिस टॉपिक को हम डिस्कस आज करने जा रहे हैं उसका नाम है इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स का टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे। बुक में पेज नंबर इसका बनता है 64 से ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, 63 से बल्कि, इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि वो पोटेंशियल जो किसी मेम्ब्रेन, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अक्रॉस एग्जिस्ट करता है उसको कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है नॉन कंडक्शन की स्टेट में, जिसको हम पोलराइज्ड भी कहते हैं, जिसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहते हैं, जिसमें आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन पॉजिटिव और इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन नेगेटिव होती है, जिसको हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स के लिए जो सबसे पहली टर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस डियर स्टूडेंट वो होता है अ मिनिमम स्टिमुलस विच कैन जनरेट नर्व इम्पल्स इज नोन एज थ्रेशोल्ड। अ मिनिमम स्टिमुलस which can generate nerve impulse. A minimum stimulus which can generate nerve impulse is known as threshold. तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होता है कि जब एक न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन के अंदर होता है तो उस पर -70 मिली वोल्ट का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है। तो ऐसा स्टिमुलस थ्रेशोल्ड मतलब जो उस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में थ्रेशोल्ड स्टिमुलस यानी क्या होता है? ऐसा स्टिमुलस विच कैन अ मिनिमम स्टिमुलस विच कैन जनरेट नर्व इम्पल्स। इससे मुराद ये है कि थ्रेशोल्ड कैन चेंज RMP of about 10 to -20 मिलीवोल्ट, जो -10 से -20 मिलीवोल्ट तक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को चेंज कर दे, वो स्टिमुलस कहलाता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टिमुलस आता है -70 मिलीवोल्ट में, वो सिर्फ 5 मिलीवोल्ट का चेंज करता है, यानी -70 से वो आ जाता है -65 पे, तो इसका मतलब है वो थ्रेशोल्ड से कम है, ये नर्व इम्पल्स पैदा नहीं कर पाएगा। कम से कम -70 मिलीवोल्ट को किसके दरमियान ले आएँ? -60 से -50 मिलीवोल्ट के दरमियान जो ले आए, यानी 10 मिलीवोल्ट का या 20 मिलीवोल्ट का जो चेंज पैदा कर सके स्टिमुलस, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। जैसे आपने सुना, आप जानते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें हमारे कान नहीं सुन सकते, मगर ऐसी आवाज़ें भी तो हवा के ज़रिए आके हमारे ईयर ड्रम को स्ट्राइक करती हैं, पहुंचती तो हैं ईयर ड्रम तक, मगर हमारी जो बॉडी है या कान है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते। उसकी वजह ये है कि 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड से कम है, वो -70 मिलीवोल्ट के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में 10 से 20 मिलीवोल्ट का चेंज नहीं ला सकते, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये थ्रेशोल्ड से कम है और उसके लिए न्यूरॉन अनरिस्पॉन्सिव है। तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वो होगा, वो कम से कम स्टिमुलस जो न्यूरॉन को रिस्पॉन्सिव बनाता है, जो न्यूरॉन को नर्व इम्पल्स शुरू करवाता है या नर्व इम्पल्स में कंडक्ट करने के काबिल बनाता है। तो ये इसकी एक डेफिनेशन ये आपने करनी। अच्छा, उसके बाद अब नर्व इम्पल्स इनिशिएट होने का मतलब ये है कि न्यूरॉन नॉन कंडक्शन से कौन सी स्टेट में आ गए हैं? कंडक्शन में आ गए हैं। अब जब न्यूरॉन आ जाते हैं कंडक्शन की स्टेट में, तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है इसे हम कहते हैं AMP।
AMP एब्रीवेशन होती है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, या इसको आप एक्शन पोटेंशियल भी कहते हो। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कह सकते हो, या आप इसको एक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हो। अच्छा, AMP बोल दो, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल कह दो, एक्शन पोटेंशियल कह दो, या आप इसको कह दो न्यूरॉन इज इन कंडक्शन स्टेट। अब न्यूरॉन नॉन कंडक्शन में नहीं है, न्यूरॉन कौन सी हालत में है? कंडक्शन की हालत में है। या आप इसको कह दो कि न्यूरॉन, कंडक्शन का मतलब ये है कि इससे नर्व इम्पल्स पास कर रही है, नर्व इम्पल्स गुजर रही है। अब ये जो AMP होता है, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसको आप एक्शन पोटेंशियल भी कह रहे हो, जिसको आप कंडक्शन स्टेट भी कह रहे हो, जिसको आप नर्व इम्पल्स भी कह रहे हो, नर्व इम्पल्स इसी को कहते हैं। नर्व इम्पल्स RMP को नहीं कहते, नर्व इम्पल्स कंडक्शन की स्टेट को कहते हैं, यानी AMP को कहते हैं। इसमें न्यूरॉन क्या हो जाता है? पोलराइज्ड से डीपोलराइज्ड, नॉन पोलराइज्ड हो जाता है, यानी चार्जेस क्या हो जाते हैं? रिवर्स। अब हम इस स्टेज को हम नाम देते हैं, इसके पहले मरहले को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। जब AMP जनरेट होता है तो इसका पहला मरहला कहलाता है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि RMP ख़त्म हो रहा है और इसकी जगह पर क्या आ रहा है? AMP आ रहा है। RMP is going to change into AMP. Resting membrane potential is going to change into AMP. और depolarization के दौरान डियर स्टूडेंट्स, जो सोडियम गेट हैं, सोडियम गेट ओपन रहते हैं। अभी ये कैसे वर्किंग होती है, हम आते हैं उनकी तरफ। जब डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो इसके बाद डेवलप हो जाता है AMP, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसको हम एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू है पॉजिटिव 50 मिलीवोल्ट या पॉजिटिव 0.05 वोल्ट। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि एक और स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि AMP इज़ अगेन, दोबारा वापस किस में चेंज हो रहा है? RMP में। अच्छा, इसके दौरान क्या होगा? पोटाशियम गेट ओपन हो जाएंगे। यानी 3 फेजेस में अगर हम बात करें तो जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ख़त्म होता है तो पोलराइजेशन यानी ख़त्म होती है, तो डीपोलराइजेशन शुरू हो जाती है, RMP ख़त्म होकर AMP में चेंज होना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली RMP अपीयर हो जाता है। फिर ये AMP अपीयर हो जाता है पॉजिटिव 50 मिलीवोल्ट। फिर ये AMP ख़त्म होकर दोबारा RMP में जा रहा है, यानी कि रीपोलराइजेशन हो रही है। तो AMP के दौरान, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान क्या होगा? इसके दौरान आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन और इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन में एक मोमेंटरली, एक थोड़े से वक्त के लिए, ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए चार्जेस रिवर्स होंगे। अब आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन होगी नेगेटिव और इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन होगी पॉजिटिव। जैसे देखें, हमने कहा था कि RMP में आउटसाइड पॉजिटिव और इनसाइड नेगेटिव होती है, यहाँ उलट गई है बात। ये मैं इसको ज़रा हाईलाइट भी कर देता हूँ कि रेस्टिंग एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन हो जाएगी नेगेटिव और इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन हो जाएगी पॉजिटिव, यानी चार्जेस RMP के मुकाबले में रिवर्स हो जाएंगे, मगर ये परमानेंटली रिवर्स नहीं होंगे। एक ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मुख्तसर से वक्त के लिए रिवर्स होंगे, फिर दोबारा RMP आ जाएगा। तो अब देखें,
इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स होने का मतलब ये है कि न्यूरॉन में एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल पैदा होगा, जिसको आप AMP से एब्रीवेट करते हैं। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल का ही दूसरा नाम है एक्शन पोटेंशियल। आप इसी को एक्शन पोटेंशियल कह सकते हैं। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल में चार्जेस रिवर्स होने की वजह से आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन नेगेटिव और इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन पॉजिटिव हो जाती है। और न्यूरॉन नॉन कंडक्शन से कौन सी स्टेट में आ जाता है? कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब है कि अब नर्व इम्पल्स पास हो रही है, तो यानी जब न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स गुजर रही होती है तो वो कंडक्शन की हालत में होता है, मैसेज कन्वे कर रहा होता है। इसके ऊपर एक्शन पोटेंशियल होता है जिसका नाम AMP भी है। इसमें आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन नेगेटिव और इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन पॉजिटिव होती है। अब ये बात आती है कि ये इवेंट्स होते कैसे हैं। पहले नंबर पर इसमें होती है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब ये है कि RMP चेंज हो रहा है किसमें? AMP में। यानी आहिस्ता आहिस्ता जो आउटसाइड पॉजिटिव थी नेगेटिव हो रही है और जो इनसाइड नेगेटिव थी वो पॉजिटिव, चार्जेस उलट रहे हैं। तो जब तक ये चार्जेस रिवर्स होते रहेंगे हम इसको कहेंगे डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के दौरान सोडियम गेट ओपन रहते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सोडियम पोटेशियम पंप, एक जनरली रूल याद रख लें कि जहाँ पर भी कोई पंप होगा वो हमेशा हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए काम करेगा, और जहाँ पर भी कोई गेट होगा वो हमेशा पैसिवली काम करेगा। पैसिवली का मतलब होता है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो ये सोडियम गेट हैं, ये पैसिवली काम करेंगे, और पैसिवली मतलब ATP इस्तेमाल नहीं करेंगे, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेंगे, और इस मूवमेंट का नाम होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि ये कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं जो सोडियम गेट के तौर पे काम करते हैं। जब सोडियम गेट ओपन होते हैं तो उनके थ्रू सोडियम मूव करना शुरू कर देते हैं। इसके डीपोलराइजेशन के एंड पर क्या अपीयर होगा? AMP। अब AMP की वैल्यू कितनी है? पॉजिटिव 50 मिली वोल्ट या पॉजिटिव 0.05 वोल्ट इसे हम कहते हैं। AMP अब ख़त्म होना शुरू होगा क्योंकि दोबारा RMP आना है। When AMP is going to change into RMP, यानी दोबारा आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन पॉजिटिव होना शुरू हो जाए, इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन नेगेटिव होना शुरू हो जाए, तो इसको कहते हैं रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन के दौरान पोटाशियम गेट ओपन होंगे। अगेन देखें, ये भी गेट हैं, कैसे ऑपरेट करेंगे? पैसिवली। और ये भी क्या कहलाएगी? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इनकी मूवमेंट भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाएगी। अब इस सारी बात को हम एक ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं, और उस ग्राफ को मैं यहाँ बनाता हूँ। इस ग्राफ को आपने बहुत अच्छी तरह समझना है क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सी चीज़ें हैं जो इस ग्राफ के हवाले से आपको पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले तो इस ग्राफ में हमने x और y एक्सिस पर क्या चीज़ें लेनी हैं। y एक्सिस पर हम लोगों ने लेना है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन मिली वोल्ट्स, और x एक्सिस के ऊपर हमने लेना है टाइम इन मिली सेकेंड्स। मिली सेकेंड्स में टाइम हमने लेना है x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल लेना है इन मिली वोल्ट्स। अब हम इधर से -100 मिली वोल्ट लेते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली इधर करके ये -70 मिली वोल्ट हो जाएगा, और तकरीबन इधर करके ये ज़ीरो हो जाएगा, और फिर बढ़ते बढ़ते अंदाज़न मैं ये लिख रहा हूँ, यहाँ आके ये पॉजिटिव 50 मिली वोल्ट हो जाएगा। क्योंकि हमें इन्हीं वैल्यू की ज़रूरत पड़नी है इसलिए मैंने इनको लिखा है, बाकियों को नहीं लिखा। तो -100 मिली वोल्ट, फिर -90, -70, कम होते होते ज़ीरो, फिर पॉजिटिव में आके 50 मिली वोल्ट तक चला गया। अब यहाँ पर हम एक कर्व ड्रॉ करने जा रहे हैं। अगर टाइम बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो -70 मिली वोल्ट ही रहता है, इतना ही रहता है, तो ये कर्व का होगा पहला हिस्सा, फर्स्ट पोर्शन। अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आता है तो ये -70 मिली वोल्ट चेंज होना शुरू हो जाएगा,
ये चेंज होते होते 0 तक जाएगा, 0 से जाते जाते ये पॉजिटिव 50 तक जाएगा, और फिर जब ये ख़त्म होगा तो ये इस तरह वापस आएगा, और वापस आते आते ये एक थोड़ी सी डाउनवर्ड कर्व और दोबारा उतना ही हो जाएगा। अब इसको अगर आप डिवाइड करें तो इसको हम कुछ हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हम इसको लिख रहे हैं नंबर 1, इसको हम कह रहे हैं नंबर 2, इसको हम कह रहे हैं 3, और इसको हम कह रहे हैं 4, और इस पोर्शन को हम कह रहे हैं 5। तो डियर स्टूडेंट, इस ग्राफ में ये जो कर्व बनी है, पहली कर्व आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पार्ट 1 जो है। पार्ट 2 शार्पली राइज कर रहा है, फिर उसके बाद पार्ट 3 आया है, फिर पार्ट 4 दोबारा नीचे आ रहा है, और पार्ट 5 है। अब इस ग्राफ की डिपिक्शन के लिए मैं यहाँ पर इसके बारे में लिखता हूँ कि 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इस ग्राफ में जो पोर्शन 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं खुद भी कि ये किसके पैरेलल है। ये -70 मिलीवोल्ट के पैरेलल है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस ग्राफ में 1 जो है ये किस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 रिप्रेजेंट कर रहा है RMP को, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। आपको पता है जिसको हम न्यूरॉन की पोलराइज्ड स्टेट भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है -70 मिलीवोल्ट की। और इसमें जो मेम्ब्रेन की आउटसाइड है वो होती है पॉजिटिव, और जो मेम्ब्रेन की इनसाइड है वो रहती है नेगेटिव। अब ये सारा कुछ कैसे होता है ये हम ऑलरेडी इन डिटेल पढ़ चुके हैं कि इसको सोडियम पोटाशियम पंप, लीकेज ऑफ पोटाशियम आयन और नेगेटिव ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इसको मेंटेन रखते हैं। तो ग्राफ का जो पोर्शन नंबर 1 है इसको आप कह सकते हैं कि इसमें न्यूरॉन पोलराइज्ड है, इसमें -70 मिलीवोल्ट का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, ये RMP है, न्यूरॉन नॉन कंडक्शन में है, इसमें आउटसाइड पॉजिटिव और इनसाइड नेगेटिव है। अब जो इसका ग्राफ का सेकंड पोर्शन है, कर्व का सेकंड पोर्शन है, इसको कहा जाता है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन डियर स्टूडेंट्स, डीपोलराइजेशन का मतलब ये है कि चार्जेस रिवर्स हो रहे हैं। RMP इज गोइंग टू चेंज इनटू AMP। RMP AMP में तब्दील हो रहा है, और इस दौरान में सोडियम गेट ओपन हो चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं कि जब सोडियम गेट ओपन होंगे तो ये गेट कैसे वर्क करते हैं? पैसिवली, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से मटेरियल्स मॉलिक्यूल मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ। और हमने पढ़ा हुआ है कि सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन आउटसाइड में 10 गुना ज़्यादा है और इनसाइड में 10 गुना कम है। तो इस दौरान में सोडियम किस तरफ जा रहे हैं? सोडियम इज़ मूविंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो सोडियम किधर जा रहा है? आउटसाइड से इनसाइड की तरफ। इसके नतीजे में ये जो आउटसाइड हो रही है, आउटसाइड से तो सोडियम मूव कर रहा है ना, आउटसाइड इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव। पहले पॉजिटिव थी, अब नेगेटिव होने जा रही है। एंड इनसाइड इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो यानी कि चार्जेस रिवर्स होना शुरू हो गए हैं। तो जब तक ये काम चलता रहेगा, आउटसाइड नेगेटिव होती रहेगी, इनसाइड पॉजिटिव होती रहेगी, हम कहेंगे कि क्या हो रही है? डीपोलराइजेशन। तो डियर स्टूडेंट, ये कर्व का सेकंड पार्ट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये रिप्रेजेंट कर रहा है डीपोलराइजेशन को, जिसका मतलब है कि RMP इज़ गोइंग टू चेंज इनटू AMP। सोडियम गेट ओपन है, सोडियम किधर मूव कर रहा है? आउटसाइड। सोडियम मूव कर रहा है आउटसाइड से इनसाइड की तरफ, और आउटसाइड क्या होने जा रही है? नेगेटिव, और इनसाइड क्या होने जा रही है? पॉजिटिव होने जा रही है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो आउटसाइड पॉजिटिव थी, अब वो नेगेटिव उलट रही है। जो इनसाइड नेगेटिव थी वो उलटकर पॉजिटिव। जब तक ये चार्ज रिवर्स होते रहेंगे ये डीपोलराइजेशन ही कहलाएगी। इसके बाद जो ग्राफ में आप कर्व का तीसरा सेगमेंट देख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है
AMP को। AMP को और क्या नाम देते हैं हम? एक्शन पोटेंशियल। AMP को एक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हैं, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कह सकते हैं, और इसकी वैल्यू है पॉजिटिव 50 मिलीवोल्ट। ये देखें आपके चार्जेस रिवर्स होते होते -70 मिलीवोल्ट से पहले ज़ीरो तक पहुँचे, ज़ीरो से पॉजिटिव में आए, और जब ये पॉजिटिव 50 मिलीवोल्ट तक अप्रॉक्सीमेटली पहुँच गए तो हमने कहा क्या पैदा हो गया? एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल पैदा हो गया। इसी को हम कहते हैं कि ये नर्व इम्पल्स है। अब कर्व का जो सेगमेंट नंबर 4 है, जो आपको इसमें सेगमेंट नंबर 4 नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि अब AMP ख़त्म हो रहा है। AMP एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल ख़त्म हो रहा है, और RMP रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोबारा आ रहा है। और इस दौरान में अब सोडियम गेट बंद हो जाएंगे, पोटाशियम गेट ओपन होंगे। अब पोटाशियम गेट ओपन होंगे, और पोटाशियम गेट के ओपन होने की वजह से पोटाशियम मूव करेगा फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन इनसाइड में 20 गुना ज़्यादा है और आउटसाइड में 20 गुना कम है। तो ये पोटाशियम जब अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी, तो इसके नतीजे में ये जो इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन है, इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन पोटाशियम आयन के बाहर जाने की वजह से दोबारा से नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी, और आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन दोबारा से पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन फिर से नेगेटिव और आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन फिर से पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। इस कंडीशन को हम नाम देंगे रीपोलराइजेशन। अब इस चीज़ को अगर आप ग्राफ में देखें, यहाँ पॉजिटिव 50 मिलीवोल्ट से ये ज़ीरो तक आया, ज़ीरो से फिर दोबारा कहाँ पहुँच गया? -70 मिलीवोल्ट तक ये पहुँच गया। ये कर्व का चौथा पोर्शन था। इसके बाद कर्व का आखिरी और पांचवा हिस्सा जो है ग्राफ की कर्व का, वो डियर स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है एक कंडीशन को जिसको हम हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है रिकवरी और रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसको हम रिकवरी पीरियड या रिफ्रैक्टरी पीरियड का नाम देते हैं, इस पांचवें हिस्से को, जिसको आप ग्राफ में भी देख सकते हैं। तो रिकवरी पीरियड या रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, या हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है, कि हमने यहाँ पर देखा कि रीपोलराइजेशन में पोटाशियम गेट ओपन थे, तो जब ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट तक पहुँच जाता है, इसके बावजूद कुछ वक्त के लिए, कुछ मूवमेंट के लिए पोटाशियम गेट ओपन रहते हैं इनर्शिया की वजह से, एंड इट टेक्स सम टाइम टू कंप्लीटली क्लोज द पोटाशियम गेट। तो जब तक वो सारे पोटाशियम गेट मुकम्मल नहीं होते बंद, तो ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल -70 से मे रीच टू द -90 मिलीवोल्ट। ये कहाँ तक पहुँच जाता है? -90 मिलीवोल्ट तक। इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन या रिकवरी पीरियड या रिफ्रैक्टरी पीरियड, एक बहुत से मुख्तसर वक्त के लिए। डियर स्टूडेंट, अभी जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि वो मिनिमम स्टिमुलस जिससे नर्व इम्पल्स पैदा होती है, इसको हम कहते हैं रिकवरी, इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। और थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कम अज़ कम 10 से 20 मिलीवोल्ट का चेंज पैदा करता है आरएमपी में। यानी आरएमपी अगर -50 या -60 मिलीवोल्ट के दरमियान आ जाए तो इसका मतलब है कि ये न्यूरॉन स्टिमुलस रिस्पॉन्सिव हो गया है, अब नर्व इम्पल्स पैदा होगी। अगर कोई न्यूरॉन हाइपर पोलराइजेशन की स्टेट में है, रिकवरी पीरियड में, रिफ्रैक्टरी पीरियड में, -90 मिलीवोल्ट है, इस दौरान में अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आ भी जाए, वो
10 से -20 मिली वोल्ट का चेंज पैदा कर भी दे तो -90 -70 पर आ जाएगा। इसका मतलब है नर्व इम्पल्स पैदा नहीं होगी। तो रिकवरी पीरियड, रिफ्रैक्टरी पीरियड हम इसको बोलते हैं। रिकवरी पीरियड, रिफ्रैक्टरी पीरियड या हाइपरपोलराइजेशन, तीनों नाम दुरुस्त हैं। इसका मतलब ये है इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ पीरियड इन विच न्यूरॉन इज़ अनरिस्पॉन्सिव या न्यूरॉन इज़ अनएबल टू कंडक्ट नर्व इम्पल्स इवन इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। वो पीरियड जिसमें न्यूरॉन नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं होता इवन इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस या अनरिस्पॉन्सिव होता है टू स्टिमुलस, इसको हम नाम देते हैं रिकवरी रिफ्रैक्टरी पीरियड का और या हाइपरपोलराइजेशन का। और इसके बाद फिर से दोबारा से ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट पर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ग्राफ के हवाले से 5 चीज़ें आपने देखी। ग्राफ का ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है पोलराइज स्टेट को, पोलराइज स्टेट को, आरएमपी को या नॉन कंडक्शन की स्टेट को, जिसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट होता है, आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन पॉजिटिव और इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन नेगेटिव होती है। कर्व का जो पार्ट नंबर 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डीपोलराइजेशन को, और डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि आरएमपी ख़त्म हो रहा है और एएमपी पैदा हो रहा है, और इसमें सोडियम गेट ओपन होते हैं, सोडियम आउटसाइड से इनसाइड आते हैं, इनसाइड पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है, आउटसाइड नेगेटिव होना शुरू हो जाती है, चार्जेस रिवर्स हो रहे हैं। कितने रिवर्स होते हैं? अनटिल के चार्ज कितने तक पहुंच जाए? पॉजिटिव 50 मिली वोल्ट तक पहुंच जाए। तो कर्व का जो तीसरा पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, जिसकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं कि इसमें आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन नेगेटिव और इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव 50 मिली वोल्ट। फिर उसके बाद चौथा पोर्शन कर्व का शुरू होगा रीपोलराइजेशन, जिसमें दोबारा आरएमपी पैदा हो रहा है और एएमपी ख़त्म हो रहा है। सोडियम गेट तो बंद हो जाएंगे, अब पोटाशियम गेट ओपन होंगे और पोटाशियम इनसाइड से आउटसाइड जाएगा, इनसाइड फिर नेगेटिव होना और आउटसाइड फिर पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी, इसको हम कहेंगे रीपोलराइजेशन। इसके बाद एक बहुत मुख्तसर सा वक्त ऐसा आएगा जिसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाएगा, इसको हम कहेंगे हाइपरपोलराइजेशन। रिकवरी पीरियड, रिफ्रैक्टरी पीरियड, ये वो इंटरवल ऑफ पीरियड होता है जिसमें न्यूरॉन अनरिस्पॉन्सिव होता है, अनएबल टू कंडक्ट नर्व इम्पल्स होता है इवन इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। इस नर्व, डियर स्टूडेंट, इस नर्व इम्पल्स के अपीयर होके डिसअपीयर होने में, यानी यहाँ पर ये आरएमपी है और यहाँ पर फिर दोबारा से आरएमपी आने में, यानी एक बार नर्व इम्पल्स पैदा होके नर्व इम्पल्स ख़त्म हो गई और न्यूरॉन फिर दोबारा से रेडी टू कंडक्ट अनदर नर्व इम्पल्स हो गया। तो इस पूरे कंडीशन, पूरे पोर्शन को में कितना वक्त लगता है? इसमें जो टाइम लगता है वो है 2 to 3 मिली सेकेंड्स। इसके लिए जो वक्त दरकार है वो है 2 से 3 मिली सेकेंड्स का वक्त इसके लिए दरकार है। अब डियर स्टूडेंट्स, नर्व इम्पल्स की स्पीड के हवाले से जस्ट 1-2 MCQs हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो मैक्सिमम नर्व इम्पल्स की स्पीड है वो है 120 मीटर पर सेकेंड, और जो एवरेज नर्व इम्पल्स की स्पीड है वो है 100 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ कि वो बुक में लिखी तो नहीं है, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं ये फास्ट कंडक्शन करते हैं। ये जो दोनों वैल्यूज़ दी गई हैं ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के बारे में, माइलिनेटेड फाइबर्स। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में जिसमें माइलिन शीट प्रेजेंट होगी उसमें मैक्सिमम नर्व इम्पल्स की स्पीड 120 मीटर पर सेकंड रिकॉर्ड की गई है और नॉर्मल या एवरेज स्पीड जो है वो 100 मीटर पर सेकंड है। जबकि जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं उनमें नर्व इम्पल्स की स्पीड बहुत कम होती है इसके मुकाबले में, और नॉन माइलिनेटेड में जो रिकॉर्ड की गई स्पीड है, नॉन माइलिनेटेड में वो है जस्ट 1/2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और एक और बता दें आपको यहाँ पर बात कि नर्व इम्पल्स की स्पीड 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक तो ये हो गया माइलिन शीट प्रेजेंट होगी तो नर्व इम्पल्स की स्पीड ज़्यादा होगी, माइलिन शीट एब्सेंट होगी तो नर्व इम्पल्स की स्पीड कम होगी। दूसरा ये डिपेंड करता है कि न्यूरॉन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। अगर न्यूरॉन थिक है तो नर्व इम्पल्स की स्पीड ज़्यादा होगी, और अगर वो थिन है तो नर्व इम्पल्स की स्पीड कम होगी।
यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के नर्व इम्पल्स की स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा उतनी स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स ज़्यादा, जितना कम होगा उतनी स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स कम। दूसरा फैक्टर, जिनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी उसमें नर्व इम्पल्स की स्पीड ज़्यादा होगी, और जिसमें माइलिन शीथ एब्सेंट होगी उसमें नर्व इम्पल्स की स्पीड कम होगी। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन था इस नर्व इम्पल्स के टॉपिक से, जिसको हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। इसके बारे में मैं आपको इन डिटेल बता दूँ कि इसमें आप लोगों ने क्या चीज़ें लिखनी है। क्वेश्चन इस तरह से आता है, डिफाइन नर्व इम्पल्स एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें आप पहले नर्व इम्पल्स को डिफाइन करेंगे, जैसे टॉपिक के शुरू में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे। उसके बाद आपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाला हिस्सा नहीं लिखना, आपने इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स की हेडिंग पर आ जाना है। उसमें आप थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का जिक्र करेंगे, एएमपी का जिक्र करेंगे, आउटसाइड इनसाइड में जो चार्जेस रिवर्स होते हैं उनका। फिर ये जो सोडियम पोटेशियम आयन की मूवमेंट का जिक्र यहाँ किया हुआ है आपकी बुक में, चार्जेस के रिवर्स होने का। फिर ये ग्राफ बना है, उसके साथ तस्वीर बनी है जिसमें कुछ छोटे से हिस्से में चार्जेस रिवर्स होते दिखाए गए हैं, पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स, मेम्ब्रेन पोटेंशियल और स्पीड वगैरह का जिक्र। ये चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। और यहाँ पर एक और छोटी सी डेफिनेशन है, वो है अबाउट दी इन नर्व इम्पल्स इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। उसमें हम ये कहते हैं कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में जब नर्व इम्पल्स एक नोड टू नोड, इस तरह से अगर हम एक ये थोड़ा सा न्यूरॉन ड्रॉ ही कर लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो इस न्यूरॉन को अगर माइलिन शीथ ने कवर किया हुआ है तो इसमें ये होता है कि नर्व इम्पल्स ऐसे कंटिन्यूस स्टेडी नहीं जाती, बल्कि नर्व इम्पल्स नोड टू नोड जंप करके जाती है। इस तरह से एएमपी इधर पैदा होगा, इसके बाद इस नेक्स्ट नोड में पैदा होगा, फिर यहाँ से इस नेक्स्ट नोड में पैदा होगा, इस नेक्स्ट नोड में, इस तरह से। तो इस तरह की नर्व इम्पल्स को बोलते हैं सॉल्टेटरी नर्व इम्पल्स। तो डियर स्टूडेंट, सॉल्टेटरी नर्व इम्पल्स क्या होती है कि इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, माइलिन शीथ का एक सेगमेंट होता है, उसके बाद कुछ गैप होता है जहाँ माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती, फिर माइलिन शीथ यानी माइलिन शीथ डिसकंटिन्यूस होती है। तो वो जगह जहाँ पर माइलिन शीथ मौजूद नहीं होती, इस प्लेस को कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर। और नोड ऑफ रेनवियर से जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी कि एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल नोड टू नोड जंप करके जाता है, तो इस तरह की नर्व इम्पल्स को कहा जाता है सॉल्टेटरी नर्व इम्पल्स। अब एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ इसके हवाले से, आप बताएं कि सॉल्टेटरी नर्व इम्पल्स की स्पीड ज़्यादा होगी या कम? ऑब्वियसली अभी आपको मैंने बताया है कि ये कैसा न्यूरॉन है, माइलिनेटेड फाइबर है। तो माइलिनेटेड फाइबर में नर्व इम्पल्स की स्पीड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द नॉन माइलिनेटेड फाइबर। तो ऑब्वियसली ये जो सॉल्टेटरी नर्व इम्पल्स है इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ये मैंने कुछ एमसीक्यू के पॉइंट भी आपको बता दिए कि मैक्सिमम नर्व इम्पल्स की स्पीड 120 मीटर पर सेकंड है, एवरेज 100 मीटर पर सेकंड है, और ये स्पीड एवरेज और मैक्सिमम माइलिनेटेड फाइबर्स के लिए है, क्योंकि नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स में एवरेज स्पीड होती है 0.5 मीटर पर सेकेंड, ये जो कि बहुत कम है। और दो फैक्टर्स पे स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स डिपेंड करती है, माइलिन शीथ का प्रेजेंट और एब्सेंट होने पे, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और माइलिनेटेड न्यूरॉन में कंडक्शन की स्पीड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आपने अच्छी तरह से इस बात को याद रखना है कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं जो मैंने आपको समझाई हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एज़ फॉर एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसका थोड़ा सा हम ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसकी डिटेल ऑब्वियसली हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ पाएंगे क्योंकि वो एक लेंथी टॉपिक है। साइनैप्स का डियर स्टूडेंट्स ये टॉपिक है। देखें, जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स कन्वे करता है, देयर इज़ नो फिज़िकल कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के दरमियान कोई फिज़िकल कनेक्शन नहीं होता। न्यूरॉन्स के दरमियान एक माइक्रोस्कोपिक छोटा सा गैप होता है।
तो जब एक न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचती है तो उस माइक्रोस्कोपिक गैप के ज़रिए पहुंचती है। इस माइक्रोस्कोपिक गैप और इसके साथ एसोसिएटेड पार्ट्स को कहा जाता है साइनैप्स। तो डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक को हम टेकअप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम इस लेक्चर को इधर ही वाइंड अप कर रहे हैं, मुकम्मल कर रहे हैं। और इसमें इन 2 लेक्चर्स में, आज के और इससे प्रीवियस लेक्चर में, आपको नर्व इम्पल्स के टॉपिक को 2 हिस्सों में पढ़ाया है। एक हिस्से में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और उसके फैक्टर, और दूसरे हिस्से में नर्व इम्पल्स कैसे इनिशिएट होती है और उसको कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आज के लेक्चर को हम इधर ही वाइंड अप करते हैं। इसके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस आपने इवन लॉन्ग क्वेश्चन भी और डायग्राम्स भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है फॉर एग्ज़ाम के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।